वेरी गुड, बहुत सही। इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान से होता है। हिंदी वालों के लिए पहला प्रश्न है, पहला मतलब अभी के लिए पहला प्रश्न कि दूर दृष्टि दोष जो मनुष्य की आंखों में दोष पाया जाता है उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए मतलब उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? टाइम स्टार्ट हो गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये विज्ञान के लिए, और लगभग 7वीं 8वीं क्लास में भी स्टार्टिंग में बताया जाता है। ये 12th के फिजिक्स में भी है, 10th में भी है। सही जवाब। सभी को बता दूं, मनुष्य की आंखों में लगभग 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिनमें से लोग जनरली 2 प्रकार के दोष सुने होंगे, और अगर कोई डीपली पढ़ता हो तो उसको 4 प्रकार के दोष पता होते हैं। जिसमें से पहला दोष है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है दृष्टि वैषम्य। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस लगता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है, और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल का मतलब होता है जिसमें अवतल भी हो और उत्तल लेंस हो। और जो दृष्टि वैषम्य होता है, आपको बता दूं दृष्टि वैषम्य क्या होता है। जो आप कभी कोई जाली देखते हैं, जैसे कोई खिड़की की जाली है, उसमें 2 लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और एक वर्टिकल लाइंस होती है। तो दृष्टि वैषम्य में ये प्रॉब्लम होती है कि जिसको भी समस्या होती है उसको या तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी या तो वर्टिकल लाइन दिखेगी, दोनों नहीं दिखता। तो इसके लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य की आंखों में लगभग 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, और जिनमें से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष सामान्यतः पाया जाता है। जरा दृष्टि दोष थोड़े से ओल्ड एज पर्सन को पाए जाते हैं, और दृष्टि वैषम्य बहुत रेयर आप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से 4 दोष मनुष्य की आंखों में पाए जाते हैं। धन्यवाद। वालों के लिए क्वेश्चन है। वालों के लिए क्वेश्चन है, 200 का 25% कितना होता है? बहुत सही, सही जवाब। आपका जोर बहुत कम है इसलिए आपको थोड़ा आसान सवाल दिया। मुख्य धारा से मिलाने के लिए आपको प्रयास किया जा रहा है। प्लस का अपोजिट बताना है। टाइम स्टार्ट हो गया है। ग्रुप ए से अब हम आपको हिंदी में नहीं बताएंगे कि प्लस का मतलब हिंदी क्या होता है। प्लस का विलोम सर, लेकिन हम प्लस का अर्थ नहीं बताएंगे क्या होता है। गलत जवाब। ग्रुप बी वालों के लिए पास हो गया है। चलिए बताइए आप लोग। 30 सेकंड मिलेंगे आपको। ग्रुप बी वाले बताइए प्लस का अपोजिट वर्ड। सी वाले चौदह सेकंड बचे हुए हैं आपके लिए। के लिए क्वेश्चन है, प्लस का अपोजिट वर्ड। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का रेफर में आपको 30 सेकंड मिलेंगे सिर्फ।
प्लस का अपोजिट क्या होता है? अंग्रेजी वाले बताएं सही है गलत। प्लस का जो अपोजिट वर्ड है वो है कर्स। प्लस मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, और कर्स मतलब होता है किसी को श्राप देना या कोसना। तो प्लस का अपोजिट वर्ड क्या होता है? कर्स। ये राष्ट्रपति कौन थे? सबके पास इजी क्वेश्चन आए। भारत के द्वितीय जनरेटर की खोज किसने की थी? विद्युत जनरेटर की खोज किसने की थी बताइए आप। विद्युत जनरेटर की खोज किसने की थी? टाइम स्टार्ट हो गया है। अगर नहीं बनता है तो तत्काल पास कर सकते हैं। देखिए आप लोग बता दूं मैं, विद्युत जनरेटर जो बहुत कॉमनली हम अपने लोकल लैंग्वेज बोलते हैं जनरेटर, क्या बोलते हैं? हालांकि जनरेटर नहीं होता, जनरेटर होता है। तो विद्युत जनरेटर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक बच्चों मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। हर क्वेश्चन के बाद अगर जो भी हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा बहुत आता है तो हम आपको बताते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता क्या है कि जब भी किसी कुंडली को, आपको पता है जो जनरेटर वगैरह होते हैं मोटर, उसमें कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है? और कॉइल जो है जब उसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो वो फ्लक्स के कारण प्रभाव से घूमने लगता है, जिससे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है और उससे नई नई धाराएं यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। यानी विद्युत जनरेटर का काम क्या होता है? करंट पैदा करना प्रभाव के द्वारा। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि जो जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है यानी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बताएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। धन्यवाद। जवाब जल्दी देने का प्रयास करें थोड़ा सा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ग्रुप सी वालों के लिए क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? गलत जवाब। नेक्स्ट रेफर हो गया और आपको 30 सेकंड मिलेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? या विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? 10 सेकेंड बचे हुए हैं। चलो बताओ। गलत जवाब। सही है। और बढ़िया, सही। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु से बना होता है, जिसका सिंबल W होता है। बहन सर, टंगस्टन का सिंबल W होता है ना? ठीक है। और आपको बता दो इसका जो हीटिंग पॉइंट यानी गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब भी परिपथ में धारा बहती है तो गुस्से से लाल हो जाता है और जलने लगता है। उसी को हम बल्ब में लगा देते तो बल्ब जलने लगता है। तंतु आप देखे होंगे, उसी को बोलते हैं। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? टाइम चालू है, 10 सेकेंड हो भी गए हैं। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। लैक्टोमीटर यंत्र है जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए ग्रुप ई वालों के लिए क्वेश्चन है अब। के वनडे टीम के प्रभावी तत्काल का कैप्टन कौन है? सही जवाब।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समय शुरू है आपका। आपको बताया गया है, कई बार बताया गया है। एरिया क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे उसका आधार और उसकी ऊंचाई का गुणा, और ऊंचाई को ही समकोण त्रिभुज का लंब भी बोलते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला क्वेश्चन है ग्रुप सी वालों के लिए ही। ध्यान से सुनिएगा, पहले सवाल सुनिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन बताना है आपको। कथन ग्रुप सी वालों के लिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन बता। सही जवाब। पाइथागोरस तो भाई बहुत अच्छा जवाब दिया है ग्रुप सी वालों ने। पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज के लिए होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी लंबाई की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, बाकी दो भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। तो इन तीनों भुजाओं के संबंध में पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने एक कथन प्रतिपादित किया। कथन यह है कि किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा उसका स्क्वायर उसकी बाकी दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के भुजाओं के वर्गों का योग होता है। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तो ग्रुप डी वालों के लिए क्वेश्चन है शून्य का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लिखित है? आपने अभी तक शून्य की खोज किसने की है ये तो पता होगा, लेकिन शून्य का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित है या लिखित है? आपको जवाब देना का समय आपका शुरू है। 10 सेकंड हो गया है, नहीं बनता तो बिल्कुल पास करें। अभी उन्हीं का टाइम चल रहा है, 10 सेकंड बचे हुए। किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित है? गलत जवाब। अब संतुष्ट हैं आप? बराबर टाइम मिला है ना आपको, जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है कि शून्य की खोज तो किसने की आपको पता है? आर्यभट्ट ने। शून्य का वर्णन भास्कराचार्य द्वारा एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको लिखा गया, जिसका नाम है लीलावती, जिसमें गणित और खगोल शास्त्र इन दोनों विषयों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तो इस का जवाब वो होगा लीलावती। लीलावती ग्रंथ का नाम है, भास्कराचार्य द्वारा रचित है। अब ये आज का आखिरी सवाल है ग्रुप ई के लिए। ए से स्टार्ट हुआ था, खत्म हो रहा है ई पे। पाई का दशमलव मान बताइए। 3 अंक तक बताइए। 3.141। चलिए सही जवाब। ये प्रतियोगिता का आखिरी क्वेश्चन था। सारे ग्रुप से बराबर सवाल पूछे गए हैं और सभी ग्रुप का ये रिजल्ट हम बताते हैं थोड़ी देर बाद। ग्रुप ए का स्कोर रहा, जिन्होंने सिर्फ 4 क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर थे, तो उनका कुल प्राप्तांक होता है 8 नंबर।
ग्रुप बी ने 3 सही जवाब दिए हैं, अतः उनका नंबर होता है 6। ग्रुप ई ने 5 सही जवाब दिए हैं, तो नंबर होता है 10। ग्रुप डी ने 6 सही जवाब दिए हैं, तो नंबर होता है 12। और आज के जो विनर है, जो विजेता है इस राउंड के, इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता के, वो है ग्रुप सी, जिन्होंने 7 सही जवाब दिए हैं, अतः उनका नंबर 14 है। बहुत बहुत बधाई आपको। सेकंड नंबर पर है ग्रुप बी डी, और थर्ड नंबर पर है ग्रुप ई, जिन्होंने शुरुआत तो बहुत बेकार की थी, लेकिन आखिर में काफी कुछ बैकअप किया है। चलिए बधाई आप सभी को, इसी तरह लगे रहिए और ये प्रतियोगिताएं अब निश्चित तौर पर आगे चलती हैं। ग्रुप डी सेकंड और ग्रुप ई थर्ड, ए और बी वाले कोई स्थान नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हमेशा अपने लाइफ में सामान्य ज्ञान से जुड़े रहिए, निरंतर को पढ़िए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। धन्यवाद।